नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा सभी विद्यार्थियों को हैप्पी होली। आपको यह भी ध्यान रखना है कि कल द हिंदू अखबार न आने के चलते कल का डेली न्यूज एनालिसिस प्रकाशित नहीं होगा। हालांकि डेली क्विज आदि को प्रकाशित किया जाएगा। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे रेलवे आधुनिकीकरण, रूस यूक्रेन संघर्ष पर आईसीजे आदेश, संघर्ष और प्रतिबंध तथा 12 से 14 साल के बच्चों हेतु कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से हम इसके तहत बात करने जा रहे हैं रेलवे आधुनिकीकरण पर। भारतीय परिवहन व्यवस्था के साथ ही भारतीय जनजीवन में रेलवे की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आप इसके संदर्भ में कुछ आंकड़े याद रखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे के पास दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क है। यह 70,000 किलोमीटर से अधिक का नेटवर्क है, जो 3 मिलियन टन माल प्रतिदिन को ले जाने वाले लगभग 21,000 से अधिक ट्रेनों को संचालित करता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा यात्रियों और माल ढुलाई के लिए रेलवे को 100% सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय परिवहन साधन बनाने का एक विजन भी निर्धारित किया गया है, जिसके चलते हाल में भारतीय रेलवे में कई सकारात्मक परिवर्तनों को भी देखा गया है। इसके तहत रेलवे व्यवस्था में बुलेट ट्रेन को प्रस्तावित किए जाने के साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, बेहतर रेलवे कोच और एयरपोर्ट के समान रेलवे स्टेशनों के विकास की भी चर्चा लगातार देखी जाती है। समय समय पर भारत सरकार के द्वारा रेलवे के क्षेत्र में पूंजीगत निवेश के साथ ही रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी का दावा किया गया है, जिससे रेलवे की सफलता के कारक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि आपको ये ध्यान देना है कि अनेक सकारात्मक तथ्यों के बावजूद महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों के संदर्भ में अभी और भी कार्य किया जाना बाकी है। इसके संदर्भ में रेलवे सुधारों की आवश्यकता और इसके महत्व को हमें जानने की आवश्यकता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि रेलवे में सुधारों की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रेलवे जल्द ही $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके अतिरिक्त भारतीय विकास में व्यापक योगदान देने के लिए भारतीय रेल को प्रशासनिक सुधारों, सेवाओं और दक्षता में सुधार के साथ ही अन्य प्रकार के सुधार, जैसे कि पर्यावरणीय प्रभावशीलता में भी सुधार की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कई बार भारतीय रेलवे पर यह आरोप लगाया जाता है कि किस प्रकार से उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के विभागों में अलग अलग रूप में कार्य किया जाता है, जिसे विभागीयवाद की संज्ञा दी जाती है। इसके तहत मुख्य रूप से रेलवे बोर्ड भारतीय रेल का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है, किंतु यह यांत्रिक, विद्युत, यातायात, वित्त जैसे विभिन्न विभागों में व्यवस्थित होता है, जो ऊपर से नीचे तक लंबवत रूप में अलग देखे जाते हैं। अलगाव की इन पंक्तियों के चलते ही रेलवे को अक्षम निर्णय लेने के साथ एक जटिल अति विभागीय संगठन को भी बनते देखा जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा यानी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में मौजूदा ग्रुप ए सेवाओं का एकीकरण और रेलवे बोर्ड पुनर्गठन रेलवे में हालिया सुधार की ओर एक सही कदम कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार भी इसके संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें प्रबंधन से संबंधित संगठन को भी मौलिक रूप से सरल बनाने की आवश्यकता है। इसके तहत आपको विवेक देवरॉय समिति की अनुशंसाओं को ध्यान रखना होगा, जिसके द्वारा रेलवे के मुख्य कार्य यानी रेल संचालन को उसके गैर मुख्य कार्य जैसे कि चिकित्सा, स्कूल, सुरक्षा बल आदि से अलग करने के लिए
सिफारिश की गई है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से देवराय समिति का कहना था कि यदि रेलवे का कार्य रेल संचालन है तो उसे उसके दूसरे प्रकार के कार्यों से अलग करने की आवश्यकता है, जिसके तहत रेल संचालन को पृथक रखा जाना चाहिए और चिकित्सा, स्कूल और सुरक्षा बल आदि को इससे अलग करने की आवश्यकता है। इसके तहत आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से देवराय समिति एक संशोधित शासन संरचना की सिफारिश करती है, जिसे निर्णय लेने का अधिकार होगा और साथ ही साथ सरकार से स्वायत्त रहने के लिए कुछ दूरी बनाने का भी अधिकार होगा। हमें यह भी समझना होगा कि आधुनिकीकरण के मामले में भारतीय रेलवे बुनियादी ढांचे और सेवाओं के आधुनिकीकरण के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है और उस गति से विस्तार नहीं कर पाया है जिसकी भारत को आवश्यकता है। रेलवे के लगभग सभी अंगों को उपकरणों, प्रक्रियाओं और प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण की आवश्यकता होती है, जो सभी दशकों से जारी हैं। इसका परिणाम ये देखा जाता है कि रेलवे सरकारी खजाने पर एक दायित्व बनकर रह जाता है, जबकि महत्वपूर्ण सेवाएं अकुशलता से प्रदान करना जारी रखना देखा जाता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में रेलवे के समक्ष पहचान की दुविधा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। एक सरकारी विभाग होते हुए उसके द्वारा एक वाणिज्यिक इकाई के रूप में कार्य करने का लगातार दबाव होता है, किंतु अनेक बार नौकरशाही की प्रभुता के चलते उसके द्वारा सफलतापूर्वक कार्य नहीं किया जा पाता है। वर्तमान में सरकारों के द्वारा रेलवे लाइनों के दोहरीकरण और 100% विद्युतीकरण के लिए भी कार्य किया गया है, किंतु इसमें अनेक बार भारी मात्रा में संस्थागत और बाजार उधार लिया जाता है, जिसकी अनेक बार बेहतर तरीके से भरपाई नहीं हो पाती है। सरकारों के द्वारा लगातार विभिन्न प्रकार के वेतन आयोगों की अनुशंसाओं पर वेतनों को बढ़ाना होता है, जिसके तहत आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार को वेतन में वृद्धि करनी होगी, जो आगे चलकर भारतीय रेलवे के संदर्भ में और खर्च करने की आवश्यकता को दर्शाता है, जो आगे सरकार के दायित्वों को बढ़ा सकता है। सरकार के द्वारा विभागीयता के दृष्टिकोण को समाप्त करने के लिए रेलवे की अनेक सेवाओं को आपस में जोड़ते हुए संयुक्त सेवा का गठन किया गया है, जिसके तहत भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के माध्यम से रेलवे में एकीकृत दृष्टिकोण के लिए कार्य किया गया है। हालांकि ऐसा किए जाने के बावजूद भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा में जो भर्ती होती है वह सिविल सेवा के माध्यम से ही होती है, जिस पर कई बार यह आरोप लगाया जाता है कि वह सामान्यीकरण की अवधारणा पर कार्य करती है, जिसमें विशेषज्ञों के स्थान पर सामान्यीकृत नौकरशाहों को भर्ती किया जाता है, जो अनेक बार रेलवे में अपेक्षित विशेषज्ञता को ला पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी समय समय पर विशेषज्ञों को भारतीय नौकरशाही में लाए जाने की बात कही गई है, किंतु प्रत्येक सेवा के संदर्भ में सामान्यीकृत सिविल सेवकों को लगाने से वह विशेषज्ञता नहीं आ पाती है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि धीरे धीरे रेलवे निजीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते रेलवे में नौकरियों की संख्या में कमी आ सकती है, जो आगे चलकर नकारात्मक परिणामों को प्रदान कर सकता है। निजीकरण की पहल के तहत अनेक रेल रूटों को निजी क्षेत्र के हवाले दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, किंतु हाल में यह भी देखा गया है कि किस प्रकार से आर्थिक मंदी और कोरोना के चलते यह सफल नहीं हो पाया है। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि रेलवे सेवाओं के निजीकरण में जो वैश्विक अनुभव रहे हैं वह मिले जुले प्रकार के रहे हैं, इसलिए हमें इसके संदर्भ में सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। विवेक देवराय समिति ने भारतीय रेलवे में कुछ परिचालनों के निजीकरण का सुझाव दिया है, जिसके अंतर्गत हमें एक संतुलन बना के रखने की आवश्यकता है, जिसमें समाज के निचले तबके हेतु भारतीय रेलवे को वहनीय बनाए रखने के लिए सरकार को उन कंपनियों को सब्सिडी और कर प्रोत्साहन की पेशकश करनी चाहिए, जो कम लागत वाली एयरलाइनों के समान कम लागत वाली सेवाएं प्रदान करती हैं। यह निश्चित ही लंबे समय में रेलवे नेटवर्क को अधिक कुशल और किफायती बना देगा, जिसके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं एक अन्य आलेख की, जो द हिंदू अखबार के
टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर दिया गया है, जिसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे रूस यूक्रेन संघर्ष पर आईसीजे के आदेश की। आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा जो 17 मार्च 2022 यानी कल का डेली क्विज लिया गया था, उसमें भी हमने आईसीजे के बारे में चर्चा की थी, जिसे आप देख सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच का जो संघर्ष है वह अपने चौथे सप्ताह में प्रवेश कर गया है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक को जन्म दे दिया है। रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क के क्षेत्रों में रूसी भाषी लोगों के नरसंहार के कथित कृत्य के जवाब के रूप में अपने विशेष सैन्य अभियान को सही ठहराने की लगातार मांग प्रस्तुत की है। इसके जवाब में यूक्रेन ने 26 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे से संपर्क किया, जिसमें आईसीजे से यह अनुरोध किया गया कि नरसंहार कन्वेंशन 1948 के तहत परिभाषित नरसंहार का कोई कार्य उसने नहीं किया है, जैसा कि रूस के द्वारा दावा किया गया है। इसके अतिरिक्त यूक्रेन ने अदालत से कुछ अनंतिम प्रकार के उपायों को भी इंगित करने का अनुरोध किया, जैसे कि रूसी संघ को यूक्रेन में तुरंत सैन्य अभियानों को निलंबित करने का निर्देश देना और यह सुनिश्चित करना कि रूस विवाद को बढ़ावा नहीं देगा। इसके प्रत्युत्तर में आईसीजे ने 16 मार्च को रूसी संघ को निर्देश दिया कि वह यूक्रेन में सभी सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित करे। यदि हम इसी पृष्ठभूमि में आईसीजे के अधिकार क्षेत्र को जानने का प्रयास करें, तो इसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि आईसीजे विधान यानी स्टैट्यूट के अनुच्छेद 36(1) में प्रावधान है कि आईसीजे के पास संयुक्त राष्ट्र चार्टर या इससे संबंधित संधियों या सम्मेलनों से संबंधित सभी मामलों में अधिकार क्षेत्र है, जिसके तहत मुख्य रूप से नरसंहार सम्मेलन 1948 के तहत अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान है कि नरसंहार सम्मेलन की व्याख्या उसकी प्रयोज्यता या इसकी पूर्ति से संबंधित राज्यों के बीच विवाद के साथ ही साथ नरसंहार के लिए एक राज्य की जिम्मेदारी से संबंधित विवादों को किसी भी पक्षकार देश के अनुरोध पर आईसीजे को प्रस्तुत किया जा सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही इस नरसंहार सम्मेलन के पक्षकार हैं। इस संदर्भ में आईसीजे ने माना कि रूस और यूक्रेन के बीच इस सवाल पर प्रथम दृष्टया विवाद है कि क्या यूक्रेन में नरसंहार के कृत्य किए गए हैं, और इसके अनुसार आईसीजे के अधिकार क्षेत्र को इसमें माना जा सकता है। इसके तहत अनंतिम उपायों के संदर्भ में आईसीजे की शक्तियों में कुछ तथ्यों को आप याद कर सकते हैं, जिसके तहत मुख्य रूप से आईसीजे किसी भी मामले में शामिल पक्षों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए अनंतिम प्रकार के उपायों को प्रदान कर सकता है। यह जो व्यवस्था है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संविधि के अनुच्छेद 41 के माध्यम से प्रदान की गई है। जब आईसीजे ऐसे अनंतिम उपायों को इंगित करता है, तो विवाद के पक्षकारों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिसूचित किया जाता है। हालांकि 2001 तक इस बात को लेकर अनिश्चितता थी कि क्या आईसीजे के द्वारा इंगित अनंतिम प्रकार के उपाय बाध्यकारी हैं अथवा नहीं। हालांकि जर्मनी और अमेरिका के मध्य लाग्रैंड मामले में आईसीजे ने यह स्पष्ट किया कि अनंतिम उपाय चरित्र में बाध्यकारी हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा आईसीजे के द्वारा या तो किसी राज्य पार्टी के अनुरोध पर या स्वयं के प्रस्ताव पर अनंतिम प्रकार के उपायों को दिया जा सकता है। इसके संदर्भ में आईसीजे ने तेहरान बंधक मामले 1980 में यह भी माना है कि संबंधित पक्षों में से एक की गैर उपस्थिति भी आईसीजे के द्वारा अनंतिम उपायों के लिए एक बाधा नहीं हो सकती है। वर्तमान मामले में रूसी संघ ने अदालत के समक्ष मौखिक कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना। इसके बावजूद आईसीजे मामले का फैसला करने के लिए आगे बढ़ा है।
इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि अनंतिम उपायों को इंगित करने की शक्ति कुछ शर्तों के अधीन है, जिसमें गाम्बिया बनाम म्यांमार मामले में आईसीजे ने कहा था कि वह अनंतिम उपायों को इंगित करने की शक्ति का प्रयोग तभी कर सकता है जब वह संतुष्ट हो कि जो अधिकार उस पक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है वह दर्शनीय है। वर्तमान मामले में आईसीजे ने माना है कि यूक्रेन के पास वास्तव में नरसंहार के कथित कृत्यों को दंडित करने और रोकने के उद्देश्य से रूसी संघ के द्वारा सैन्य अभियानों के अधीन नहीं होने का अधिकार है। आईसीजे ने नरसंहार कन्वेंशन 1948 के तहत एक साधन के रूप में नरसंहार को रोकने और दंडित करने के लिए दूसरे राज्य के खिलाफ एक तरफा सैन्य बल के उपयोग के बारे में भी संदेह को व्यक्त किया है। इसने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि नरसंहार कन्वेंशन अन्य साधनों का भी प्रावधान करता है, जैसे कि अनुच्छेद 8 के तहत अन्य संयुक्त राष्ट्र अंगों का सहारा लेना और अनुच्छेद 9 के तहत आईसीजे के द्वारा शांतिपूर्ण विवाद समाधान के लिए भी कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा अनंतिम उपाय और इस तरीके के उपाय द्वारा संरक्षित किए जाने वाले दर्शनीय अधिकार के बीच एक लिंक मौजूद होना चाहिए। साथ ही अदालत के समक्ष दावा किए गए अधिकारों के लिए वास्तविक और आसन्न जोखिम भी मौजूद होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना होगा कि आईसीजे के द्वारा इंगित अनंतिम उपाय बाध्यकारी हैं और गैर अनुपालन निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्व का उल्लंघन है। हालांकि आईसीजे के पास स्वयं निर्णय के परिवर्तन को सुरक्षित करने के लिए साधन या तंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 94(2) के तहत संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यह प्रावधान है कि यदि कोई राज्य आईसीजे के फैसले के अनुसार दायित्वों को निभाने में विफल रहता है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है। हालांकि वर्तमान में यह संभावना काफी धूमिल है, क्योंकि रूस के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर स्थापित है। इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि सुरक्षा परिषद में कोई गतिरोध है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत किसी भी स्थिति के शांतिपूर्ण समायोजन के उपायों की सिफारिश करने का अधिकार है। इसके संदर्भ में आपको निकारागुआ बनाम यूएस मामले को ध्यान रखना होगा। जब अमेरिका ने आईसीजे के फैसले का पालन करने से इनकार कर दिया और सुरक्षा परिषद में गतिरोध पैदा हुआ तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अमेरिका के व्यवहार की निंदा करते हुए कई प्रस्तावों को अपनाया था। इस पूरे मामले में ये जरूर महत्वपूर्ण है कि यदि रूस आईसीजे के अनंतिम उपायों का पालन नहीं करता है तो उसके शासन को होने वाली प्रतिष्ठा की क्षति और जटिल हो सकती है। इसके अलावा अनंतिम उपायों का पालन न करने से रूस के खिलाफ प्रति उपायों को वैध और उचित ठहराया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से संघर्ष और प्रतिबंध की। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर प्रतिबंधों के एक दौर को देखा जा सकता है। मुख्य रूप से पश्चिमी देशों जैसे कि कनाडा, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के द्वारा रूस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन न करने तथा शांति व्यवस्था को भंग करने के आधार पर अनेक व्यापार प्रतिबंधों को लगाया गया है। जैसे कि कनाडा के द्वारा रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया गया है, जिसे विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है, क्योंकि कनाडा का ये कहना है कि रूस के द्वारा नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन नहीं किया जा रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हानि हो रही है। इसी प्रकार से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी रूस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए कार्य किया गया है। हालांकि इसकी अनेक बार आलोचना भी देखी जाती है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के तहत सुरक्षा के आधार पर मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जे को निलंबित करने जैसे व्यापार प्रतिबंध लगाने के देशों के अधिकार टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के अनुच्छेद 21 के द्वारा विनियमित होते हैं। इस आर्टिकल के अनुसार प्रत्येक देश को यह शक्ति दी गई है कि उसके द्वारा अपने आवश्यक सुरक्षा हितों की रक्षा करने के लिए
दूसरे देश पर प्रतिबंधों का सहारा लिया जा सकता है। मुख्य रूप से इस प्रकार के जो प्रतिबंध होते हैं वह युद्ध व अन्य इमरजेंसी हालातों में ही लगाए जाते हैं। हालांकि यह अनुच्छेद इसको निर्धारित करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है कि क्या रूस आदि ने शांति और सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। जैसे कि इसके संदर्भ में एक मामला 2019 में देखा गया था, जब यूक्रेन और रूस के मध्य क्रीमिया को लेकर तनाव देखे गए थे और इसके तहत यूक्रेन और रूस दोनों के द्वारा एक दूसरे पर प्रतिबंधों को लगाया गया था। जब यूक्रेन के द्वारा WTO में प्रतिबंधों को चुनौती दिए जाने के संदर्भ में कार्य किया गया, तो स्वयं विश्व व्यापार संगठन पैनल ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में चिन्हित करने से इनकार कर दिया था। वर्तमान में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति देखा जाना संभव है। मुख्य रूप से अनेक बार इसके संदर्भ में WTO की संरचना को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत विवादों का निस्तारण WTO के विवाद निस्तारण निकाय के द्वारा किया जाता है, किंतु स्वयं अमेरिका के द्वारा WTO के विवाद निस्तारण निकाय में सदस्यों की नियुक्ति को कई सालों से बाधित किया गया है। इससे WTO भली भांति कार्य नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि विशेषज्ञों का कहना है कि देशों को एक दूसरे पर अनियंत्रित रूप से प्रतिबंध लगाने के बजाय सोच विचार कर कार्य करने की आवश्यकता है, वरना इससे अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था की वैधानिकता पर ही प्रश्न उठाए जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध GS पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम पर। 12 से 14 साल के बच्चों के लिए 16 मार्च से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का सरकार का निर्णय स्कूल जाने वाली आबादी के लिए कवरेज बढ़ाने के भारत के प्रयासों के एक भाग के रूप में स्वागत योग्य माना गया है, लेकिन यह कुछ चिंताओं को भी उठा देता है। जैसे कि इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाने में जिस प्रकार की तात्कालिकता दिखाई गई है, उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं। इसके तहत टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की मंजूरी के बिना ही इसे शुरू किया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह एक ऐसा निकाय है जिसका स्पष्ट जनादेश टीके की मंजूरी से पहले उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। इससे पहले कभी भी इस विशेषज्ञ निकाय को टीकाकरण कार्यक्रम के लिए एक टीके को मंजूरी दिए जाने के संदर्भ में दरकिनार नहीं किया गया था और अब ऐसा करके एक अस्वास्थ्यकर मिसाल को कायम कर दिया गया है। साथ ही पहले वयस्कों में व्यापक उपयोग के बिना 12 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों पर पहले नए कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग करने के निर्णय से भी बचा जा सकता था। यह सच है कि प्रोटीन सब यूनिट टीके आमतौर पर सभी आयु समूहों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन यह पहले छोटे बच्चों का टीकाकरण शुरू करने का एक कारण नहीं हो सकता है। टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने के बाद यदि कोई भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव दिखता है तो वह आगे चलकर टीका हिचकिचाहट का कारण बन सकता है और बच्चों के लिए अन्य टीकों का उपयोग करके टीकाकरण कार्यक्रम को खतरे में डाल सकता है। यह भी हैरान करने वाली बात है कि कोवैक्सीन, जिसका उपयोग 15 से 18 वर्ष के बीच के किशोरों के टीकाकरण के लिए किया गया है और जिसकी सुरक्षा प्रोफाइल ज्ञात है, उसको 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण से ही बाहर रखा गया है। इससे पहले कोवैक्सीन के लिए भी प्रभावकारिता डेटा की अनुपस्थिति के चलते चिंता व्यक्त की गई थी, जिसके कारण शुरुआत में टीका हिचकिचाहट देखी गई थी। इस प्रकार निश्चित ही भविष्य में इस मामले में बेहतर साक्ष्य आधारित निर्णय को लागू किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, रेलवे आधुनिकीकरण के वर्तमान फील गुड इमेज मेकओवर में एक विरोधाभास है जो महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर एक मूक चुप्पी के रूप में दिखाई देता है। समीक्षा करें। 250 15 अंक।
दूसरा प्रश्न है, यूक्रेन के खिलाफ रूस की अवैधता का मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय कानून में शामिल नहीं किए गए उपायों के साथ करने पर प्रतिशोध का खतरा देखा जा सकता है। व्याख्या करें। 250-15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप रेलवे आधुनिकीकरण का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप रेलवे आधुनिकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे, इसकी चुनौतियों और सीमाओं की व्याख्या करेंगे और चुनौतियों के निवारण में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप रूस यूक्रेन संघर्ष का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप यूक्रेन आक्रमण के विरोध में रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की व्याख्या करेंगे, रूसी प्रतिबंधों की सीमाओं आलोचनाओं को स्पष्ट करेंगे और इसके संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपको उत्तर पूर्ण होगा। दैनिक समाचार विश्लेषण के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।